ओके, सो आज अपन लोग रिवाइज करने वाले हैं एनएलएम। तो एनएलएम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस से। टाइप ऑफ फोर्सेस, कितने टाइप के फोर्सेस होते थे? कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बड़ा आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते थे? जो वो फोर्सेस जो कि किसी के टच होने की वजह से लगे या फिर फिजिकल कांटेक्ट की वजह से लगे, उन फोर्सेस को हम क्या बोलते थे? कांटेक्ट फोर्स। और जो फोर्सेस विदाउट फिजिकल कांटेक्ट की वजह से लगे उनको क्या बोलते थे? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। जैसे कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते थे? नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन वगैरह, वो क्या होते थे? कांटेक्ट फोर्स होते थे। नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं अपन लोग। क्या ये कांटेक्ट की वजह से आते थे क्या? है भाई? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब लगता था तो क्या एक चार्ज दूसरे चार्ज को टच करता था तब फोर्स लगता था, या फिर एक चार्ज दूसरे चार्ज से दूर होता था तब भी फोर्स लग जाता था? है भाई? कूलाम्स लॉ याद करो। कूलाम्स लॉ क्या था? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर क्या था? उनके बीच की डिस्टेंस थी। मतलब इन दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, मैग्नेटिक फोर्स के लिए या ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए हम बोलते हैं उनको नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। सिमिलरली हमारा जो वेट होता है वो क्या होता है? जो वेट होता है, वेट का मतलब है कि इतने फोर्स से हमारी अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है। इतने फोर्स से जैसे आपका वेट है मान लो 70 kg फोर्स। ये एक्चुअली में जो होता है, हम लोग नापते हैं जो 70 kg फोर्स इस यूनिट में नापते हैं अपन लोग। ठीक है? तो जब तो आप अर्थ आपको 70 kg के फोर्स से, यानी कि 700 न्यूटन से लमसम अर्थ आपको अपनी तरफ खींच रही है। अपनी तरफ तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। जैसे नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो मान लो ये कोई ब्लॉक ए है हमारा। ब्लॉक ए ऊपर बी है, नीचे वाला ए ऊपर वाला है। तो ए का जो वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो वो क्या बन जाएगा? बी पे एक फोर्स, नॉर्मल एक्शन नीचे की तरफ। ए फोर्स लगा रहा है बी पे, तो बी भी लगाएगा ऊपर ए पे। लगाएगा कि नहीं बच्चों? रेस्पॉन्स बोलना पड़ेगा Yes, भाई। sir. आप Yes, sir. बोल नहीं रहा है कोई भी, बट साथ साथ बोलना पड़ेगा आपको, तब मेरे को पता चलेगा कि आपको समझ। हम सब से काम नहीं चलेगा बेटा। मेरे को आपकी स्क्रीन नहीं दिखती है, जैसे हम पहले पढ़ते थे उसी तरीके से पढ़िए ना। मेरे को आपकी स्क्रीन नहीं दिखती है, तो आपको बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो हमने देखा कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है फिर? नॉर्मल रिएक्शन वो होती है कि जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रेस कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो वो भी आपके ऊपर एक फोर्स लगाता है अलोंग एंड अपोजिट द अप्लाइड फोर्स। जैसे अगर आपको दीवार को प्रेस कर रहे हो, दीवार भी आपको सेम फोर्स से प्रेस करती है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। सिमिलरली ये ब्लॉक जैसे इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, तो ये इंक्लाइन प्लेन, इसका वेट तो ऐसे लग रहा है, लेकिन एक वेट का एक कंपोनेंट इधर लग रहा है जिसको हम बोल रहे हैं एन। एन हमारा किस, जो इस पे लग रहा है ट्रायंगल वाले ब्लॉक पे, तो ये ट्रायंगल वाला ब्लॉक इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, सिमिलरली एन फोर्स का। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। आगे पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं स्प्रिंग फोर्स पे। स्प्रिंग फोर्स क्या होता था? जैसे ही हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, जैसे मान लो मैं इस स्प्रिंग को इस तरफ खींचूं इक्विलिब्रियम से। इक्विलिब्रियम मतलब मीन पोजीशन, इसको मीन पोजीशन भी बोलते हैं। मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है? जहां पे स्प्रिंग कोई भी फोर्स नहीं लगा रही होती है, या फिर स्प्रिंग हमारी इक्विलिब्रियम में होती है, नो स्ट्रेच, एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब है, एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? नो स्ट्रेच, नो स्ट्रेच और कंप्रेस इन स्प्रिंग। न तो कोई स्ट्रेच है, ना कोई कंप्रेशन है, उन्हीं उसी उसी टाइप के उसको स्प्रिंग क्या बोलते हैं? नॉर्मल वही कंडीशन में रखी हुई है। तो मान लो अगर हमने स्प्रिंग को ऐसे थोड़ी सी खींचा, तो जो हमने खींचा इस साइड में, तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपनी इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगी ऑब्जेक्ट को। जैसे मान लो हमने यहाँ से खींच छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ दिया तो एफ फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा, तो ये ब्लॉक को कहाँ तक ले जाएगा? कंप्रेशन तक ले जाएगा। फिर से क्या होगा? जब कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग इस साइड में फोर्स लगाने लगेगी, तो हम स्प्रिंग जो फोर्स लगता है वो हमेशा आपके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है, हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के
अपोजिट लगता है। अगर आपकी ब्लॉक इधर जा रहा है तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, सिमिलरली ब्लॉक अगर इधर जा रहा है तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। बट क्लियर है बेटा? मीन पोजीशन पे डायरेक्शन चेंज करता है हमेशा फ्रिक्शन, मीन पोजीशन से डायरेक्शन अपोजिट करता है, इसीलिए मेरा हमेशा F इक्वल टू माइनस के KX होता है। माइनस साइन बताता है कि जो अप्लाइड फोर्स है और स्प्रिंग फोर्स है वो दोनों आपके अपोजिट डायरेक्शन में हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं टेंशन। टेंशन क्या होती है बेटा? टेंशन होती है कि अगर मान लो हम किसी ब्लॉक को खींच रहे हैं, उनके बीच में वो लगा हुआ है, कोई रस्सी से बंधी हुई है, बंधा हुआ है उसका बीच, तो क्या करें हम, जिस फोर्स से इसको खींच रहे हैं तो उसकी वजह से इस रस्सी में टाइट होगी, ये रस्सी टाइट होगी, रस्सी टाइट होगी, पीछे वाले ब्लॉक को भी खींचने की कोशिश करेगी। तो इस फोर्स की वजह से, जिस फोर्स से जो पुलिंग फोर्स हमारा ट्रांसफर हो रहा है सेकंड फोर्स पे, सेकंड ब्लॉक पे से फर्स्ट ब्लॉक पे, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स बोलते हैं। और ये हमेशा टेंशन इन नेचर होती है, कंप्रेसिव इन नेचर कभी नहीं होती है। तो स्प्रिंग एक मास, अगर हमारी स्ट्रिंग मासलेस है, जनरली हम मासलेस स्ट्रिंग की ही बात करेंगे, आपके सिलेबस में मासलेस स्ट्रिंग ही है, तो स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब थोड़ा सा और चीजें समझ में आएंगी। तो अभी हम आते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था, कोई बताएगा बेटा? कोई बताएगा ऐसे स्टेटमेंट? एनीवन? हाँ तानिया बेटा बताओ। Sir, the law states that a body cannot change its position from rest or motion until an external force is applied to it. यस एब्सोल्युटली करेक्ट बोला तानिया ने। तो हाँ, हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता अनटिल अनलेस उस पर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। जब तक कोई उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक उसके ऊपर कोई मतलब वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। मतलब इनर्शिया किसको बोलते हैं बेटा? इनर्शिया बताएगा कोई? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया कोई बताएगा? The property of the material due to which the object opposite to its change in state। अपनी स्टेट में चेंज होने का अगर कोई ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा अपोज करता है उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उतना ही ज्यादा होता है। बोलो क्लियर है? तो इनर्शिया हमारे तीन टाइप के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट आप देखोगे, जैसे मान लो कोई कार खड़ी हुई है तो कार को धक्का मारने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू कि कार अगर पहले से चल रही है और वो बंद कर दो उसको धक्का लगा के चला के रखने में। मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि हमारा अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको स्टार्ट करना ज्यादा डिफिकल्ट है। जैसे आपने देखा होगा कि बस में जा रहे हैं और अचानक से बस बस ड्राइवर हैवी स्पीड में स्टार्ट कर दे ले जाना, तो आपको पीछे की तरफ एक धक्का लगता है, पीछे की तरफ जो धक्का लगता है उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप बस में जा रहे हैं, ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा दे, तो आप इनिशियली मोशन में थे, बस आपकी रेस्ट में आ गई है, तो इन मोशन से रेस्ट में आने में आपको एक आगे की तरफ धक्का लगता है, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। सिमिलरली अगर हम किसी बस में बैठे हुए हैं और आपका बस टर्न ले रही है, कहीं से किसी गोल से टर्न ले रही है, तो हमको एक आउटवर्ड फोर्स फील होता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बड़ा क्लियर है इतना सबको? Yes, sir. थोड़ा सा फास्ट हो रहा है क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, हमने बहुत डिटेल में देखी थी ये चीजें। उसके बाद हम आते हैं लीनियर मोमेंटम पे। मोमेंटम हमारा सिंपल होता है कि मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो मोमेंटम जो होता है P इक्वल टू होता है हमारा mv, मास इनटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? यूनिट बताओगे? केजी मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट वो डायमेंशन क्या होगी फिर? डायमेंशन केजी का क्या होगा? m, केजी का मास, और m मतलब मीटर लेंथ, LT-1। बड़ा डायमेंशन पूछ लेता है, कभी कभी डायमेंशन भी पूछ लेता है। अब हमें रिलेशन मान लो, ये जो रिलेशन है P इक्वल टू √2km, तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? Half Half mv mv square.
देखो काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज में आता है। तो देखो इसमें क्या करूं मैं, हाफ एम वी स्क्वायर, एम का मल्टीप्लाई कर दूं और एम का डिवाइड कर दूं कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक है, देखो हाफ एम इंटू एन क्या हो गया, एम इंटू वी का होल स्क्वायर कर दूं डिवाइडेड बाई एम, कोई दिक्कत? No, sir. भाई तो देखो इस एम बी को मैं पी लिख दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m के ई के इक्वल है। तो मैं अगर मैं पी की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, 2m के ई इन अंडर रूट। तो यहाँ पे के ई नहीं लिखा है इसने, काइनेटिक एनर्जी को ओनली के लिखा है, तो हमारा पोटेंशियल वो सॉरी मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाता है अंडर रूट 2km। अगर आपको फ्यूचर में कभी यूज करना है तो आप इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ का। कोई न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है भाई, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमारा एफ जो आ जाता है एम डीवी ओवर डी टी, या फिर डीवी ओवर डी टी को हम बोल देते हैं ए। तो एफ इक्वल टू एम ए, ये हम इसके बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस करेंगे इस फॉर्मूले पे बेस, एफ इक्वल टू एम ए पे आपके पीवाई क्यूज करेंगे। तो हमारा इसके एफ की यूनिट तो आपको पता ही है, न्यूटन होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, सिंपल है ये तो बेटा न्यूटन सेकंड लॉ में किसी को कोई डाउट है ये बताओ बेटा, सेकंड लॉ? No, sir. ओके, अब हम आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ पे। न्यूटन थर्ड लॉ क्या था, सिंपल एक्शन रिएक्शन पेयर था न्यूटन थर्ड लॉ। एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब कि जैसे कोई ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है और एक और ब्लॉक रखा हुआ है, मान लो ये ए ब्लॉक है ये बी ब्लॉक है, मैं इधर से धक्का लगा रहा हूँ मान लो 10 न्यूटन से, तो ये ब्लॉक जो है इसको 10 न्यूटन से धक्का लगाएगा, तो ये ब्लॉक भी इसको कितने से लगाएगा, 10 न्यूटन से धक्का लगाएगा, अगर ये मूव नहीं कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो हमारा थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैव देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने सुना होगा सबने, एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाओगे वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। इसको हम बोलते हैं एवरी एक्शन हैव देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बोलो क्लियर है इतना सबको? Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कोई बताएगा? है भाई, बताएगा कोई? एनीवन? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इजी टॉपिक है एकदम। Total moment of an linear moment constant रहेगा उसमें, isolated system में. यस, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब पी इनिशियल इक्वल टू हमारा क्या होगा, पी फाइनल। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे अगर उसमें कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कंडीशन क्या है, एफ नेट हमारा क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है, कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो हमेशा हमारा मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब हम आते हैं इम्पल्स पे। इम्पल्स क्या होता है भाई, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स बताएगा कोई? अगर कोई भी फोर्स, अगर कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए लगता है, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए लगता है, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए लगता है, तो उसको उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। जैसे मान लो आपकी मम्मी आपको थप्पड़ लगाती है, आपकी मम्मी आपको थप्पड़ लगाती हैं तेजी से, तो थप्पड़ गाल को टच करके तुरंत हटा लेती हैं, तो क्या होता है, बहुत कम टाइम के लिए, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए क्या होता है, वो टच करती है गाल को और हाथ दूर हटा लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और इम्पल्स को हम इस इम्पल्स को हम चेंज, हाँ किसी को डाउट है क्या? इम्पल्स को बेटा हम चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं। चेंज इन मोमेंटम का मतलब है कि J इक्वल टू डेल्टा पी, यानी कि पी फाइनल माइनस के पी इनिशियल। या फिर हम बोले कि अगर हम बोलूं कि
फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब अगर वो तो अंडर रूट सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ t1 से t2 f dt, अगर हम इंटीग्रेशन, ऐसे इंटीग्रेशन फॉर्म में आपका क्वेश्चन बहुत कम है, पर फिर भी अगर मैं इंटीग्रेशन फॉर्म की बात करूं तो मोमेंटम को बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। और जब एरिया अंडर द एफ टी कर्व जो होता है, फोर्स टाइम कर्व का अगर मैं एरिया देखता हूं तो हमारा एरिया अंडर द एफ टी कर्व देता है हमारा इम्पल्स हमेशा। जैसे मान लो कोई कर्व दे रखा है आपको, कोई भी कर्व दे रखा है, जैसे मान लो जैसे मान लो ये कोई एफ टी कर्व दे रखा है, और आपको ये एफ टी पे ये कर्व दे रखा है मान लो, और ये दे रखा है 1, ये भी 1 दे रखा है, तो इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा क्या होगा, 1/2, बेस क्या है मेरा 1, हाइट क्या है 1, 0.5 न्यूटन सेकेंड, इसका क्या होगा इम्पल्स होगा। आ रही बात समझ में, एरिया अंडर द कर्व हमारा क्या देता है, इम्पल्स देता है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर, तो देखो भाई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फर्स्ट क्वेश्चन, करो इस क्वेश्चन को। ए ऑप्शन कितने बच्चों का, ए ऑप्शन?
ए ऑप्शन कितने बच्चों का है? 3 बच्चों का, 4 का, 5 का ये है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन 2 बच्चों का है। सी ऑप्शन, अच्छा डी ऑप्शन, ओके, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली। देखो भाई, हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो देखो इनिशियली कैसे आ रहा है, जरा कंपोनेंट इसके निकालो, 2 कंपोनेंट निकालो इसके। जैसे इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट, ऐसे टकरा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, तो क्या इसके 2 कंपोनेंट होंगे? जैसे मान लो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है ना, तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा क्या, वी कॉस थीटा, और अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, वी साइन थीटा। ठीक है भाई, जा रहा है ऐसे, जा रहा है ऐसे, तो इस डायरेक्शन में भी 2 कंपोनेंट होंगे। इधर होगा वी साइन थीटा, और इधर क्या होगा, वी, सॉरी, cos theta. वी आपका कॉस थीटा। तो आप देखोगे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी एंगल में चेंज नहीं है, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं है। ये 60 है, ये भी 60 है। वर्टिकल डायरेक्शन इनिशियली आपका वी साइन थीटा था, और फाइनली वी साइन थीटा है, तो मतलब लगाओगे किस डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। ये मान लो एक्स है, ये आपकी वाई। अब देखो, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है मेरा, वी कॉस 60 इंटू एम, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या है, वी कॉस 60 इंटू एम, किसका, माइनस का, क्योंकि वेलोसिटी क्या है भाई, अपोजिट है कि नहीं है? क्या पूछा है इसने, इम्पल्स पूछा है एक्चुअली, इम्पल्स पूछा है, तो हम चेंज इन मोमेंटम लगाएंगे ना हम। ये क्यों लगाएंगे, सॉरी सर गलत, चेंज इन मोमेंटम कंडीशन लगाएंगे ना। इम्पल्स पूछा है, चेंज इन मोमेंटम नहीं पूछा है। चेंज इन इम्पल्स पूछा है। इम्पल्स क्या होगा भाई, बोलो, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस के इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है मेरा, इस डायरेक्शन में देखो, नेगेटिव डायरेक्शन में, क्या, एम वी कॉस 60 माइनस, माइनस के, क्या है मेरा, एम वी, सॉरी, माइनस के एम वी कॉस 60, कितना हो गया, 2 एम वी कॉस 60 वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है कि Yes. sir. नहीं, 2 इंटू एम वी इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आंसर, एम वी। एम वी इज योर करेक्ट। बोलो चमका सबको। Yes, sir. Yes. ओके, ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो सब।
ओके ओके, चलो करवाते हैं। हथियार डाल दिए हैं भाई? नहीं समझ में आ रहा? चलो ठीक है, देखते Yes, sir. हैं। ओके। A bullet of mass 10 gram moving horizontal with velocity 400 meter per second strike a wood block of 2 kg। वुड ब्लॉक कितने का है? 2 kg का है। सस्पेंडेड बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर। ठीक है। एज रिजल्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक फाउंड टू बी रेज वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन को पहले समझते हैं है क्या। कोई ब्लॉक है जो कि रस्सी से टंगा हुआ है। ऐसे कोई रस्सी से टंगा हुआ है जो कि 2 kg का है। 2 kg का है। जब इससे 10 ग्राम की बुलेट आई है, टकराई है, कोई बुलेट है, बुलेट गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, बुलेट ये गन से जो निकलती है उसकी बात। ये बुलेट आ रही है 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो जैसे ये से टकराई है, इसकी कंडीशन हो गई है मान लो ये, और यहां में हाइट का डिफरेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? Yes. Yes, sir. है भाई? ठीक है। अब ये देखो कि ये अगर 10 सेंटीमीटर तक पहुंच गया है ये ब्लॉक, तो क्या इसके लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें इस ब्लॉक के लिए? कि मान लो इस टाइम पे जो एनर्जी थी इसके टकराने से जस्ट बाद में, इसके टकराने के जस्ट बाद में इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या रही होगी जो कि 10 सेंटीमीटर हाइट तक पहुंच गया है? तो क्या करें? अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होगा? इनिशियली आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी वो देखो। फाइनली आपकी पोटेंशियल, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जस्ट इस ब्लॉक से टकराया था तो कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर मान लो। इनिशियली इसको हम जीरो मान रहे हैं तो ये हमारा जीरो हो गया, इक्वल टू इनिशियली फाइनल यहाँ पे जाके रुक गया है। रुक गया है मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो है, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है मेरा? एम जी एच। तो देखो एम से एम कैंसिल हो गया, वी हमें निकालना है तो वी इक्वल कितना? अंडर रूट में 2 GH। तो अंडर रूट में 2 × जी मेरा 10, एच क्या है? 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। तो आप देखोगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? v इक्वल टू √2 मीटर पर सेकेंड। क्या इतना आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. मतलब इस ब्लॉक से जब ये बुलेट टकराई तो इस ब्लॉक की स्पीड हो गई √2 मीटर पर सेकेंड। अब उसने पूछा क्या है? द स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर इट इमर्जेस ऑफ अ हॉरिजॉन्टल ब्लॉक। इस ब्लॉक से टकरा के जब बुलेट बाहर चली गई तो उस बुलेट की स्पीड क्या रही होगी, हमें ये निकालना है। तो क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें हम? है भाई? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें। Yes, sir. Yes, sir. इनिशियल देखो अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगा? 400 मास क्या है बुलेट का? 10 ग्राम। कितना होगा? 0.01 kg प्लस इनिशियल मोमेंटम इसका क्या था? जीरो था। फाइनल मोमेंटम इसका क्या हो गया? क्या हो गया? मास 2 kg इंटू √2 प्लस बुलेट की फाइनल मास कितना है? 0.01 इंटू ये बुलेट की वेलोसिटी फाइनल हमें निकाल दी है। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? कैसे लिखा है ये हमने? है भाई? Yes, sir. क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब हम क्या करें? यहां से वी बी निकालना है तो हम बोले 0.01 वी बी, सॉरी
वी बी इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 माइनस 2√2, तो वी बी हो जाएगा मेरा 2 × 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 0.01। तो इसको सॉल्व करना है अपन को, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लमसम आ जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका सबको, Yes, sir. sir. क्लियर है सबको बच्चों? Yes. Yes, sir. ओके, ये क्वेश्चन करो भाई, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन डाले हैं मैंने, तो थोड़े टफ क्वेश्चन करोगे, रिवीजन कर रहे हैं तो करो इसको।
हवा लग रही है? कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या करना है इसमें? शांति छाई हुई है इतनी। हिंट चाहिए कुछ? टाइम निकल रहा है भाई, फिर आपको होमवर्क के लिए ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। An explosion break a rock into three parts in horizontal plane. Two of them go off at right angle to each other. दो उनमें से, आपको ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, दो उनमें से 90 डिग्री के एंगल पे गए हैं, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट मास इज 1 kg एंड स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, एंड सेकेंड पार्ट मास 2 kg एंड स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द थर्ड पार्ट flies off with 4 meter per second, then its mass is, उसकी मास पूछा गया है उसका कि क्या स्पीड होगी उसके मास, ये पूछा गया है भाई। अरे देखो, टोटल मोमेंटम देखो, वेक्टर फॉर्म में निकालो इस क्वेश्चन को, वेक्टर फॉर्म में मोमेंटम देखो, पहले वाले का मोमेंटम, दूसरे वाले का मोमेंटम, तीसरे वाले का हमें पता नहीं, तो तीसरे वाले का मोमेंटम मान लो P3, नेट मोमेंटम निकाल लो, नेट मोमेंटम में फिर P3 इक्वल टू M3 इंटू V3 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। करोगे या फिर मैं करवाऊं बच्चों? ट्राई करना चाहोगे? Yes, sir. Yes, sir. करो करो, जल्दी करो, टाइम मत लगाओ ज्यादा, पहले ऑलरेडी टाइम बहुत लगा चुके हो। एक बच्चे का ऑप्शन बी आया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? डू इट वेरी फास्ट। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जो कि 2-3 बच्चों का आ चुका है, ठीक है। अब हम अपन लोग करते हैं। एन एक्सप्लोशन ब्रेक रॉक इनटू 3 पार्ट्स, जैसे मान लो, जैसे मान लो कोई ब्लॉक जो एक्सप्लोजन हो रहा है, इसमें एक्सप्लोजन हो रहा है, 3 टुकड़ों में टूटा। एक है, मान लो ऐसे जा रहा है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो मान लो एक जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर, ये एक्स डायरेक्शन मान लो, ये वाई डायरेक्शन, एक का पता नहीं किधर जा रहा है, एक मान लो इधर जा रहा है,
तो इसको बोल देते हैं, फर्स्ट वाला किधर जा रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में है ना, तो माना कि ये मेरा m1 है, एक को m1 मान लो, एक को m2, एक को m3, माना कि अच्छा वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ 1 kg, 1 kg वाला जा रहा है मान लो वाई वाई डायरेक्शन में, यानी कि ये है 1 kg वाला और 12 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। एक है 2 kg वाला जो 8 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका पता नहीं है कि मास मान लो m3 है इसका, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 4 मीटर पर सेकंड। इतना क्लियर है बेटा सबको Yes, sir. बच्चों? तो हमने क्या किया कि पहले वाले का मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम पहले वाले का, फर्स्ट वाले का मोमेंटम क्या होगा, 12 × 1 जे कैप होगा कि नहीं होगा, वाई डायरेक्शन में है। सिमिलरली Yes, sir. P2 क्या होगा, 2 × 8 आई कैप। P3 क्या होगा, P3 बोले तो P3 मानो इसको, तो अभी चलो P3 बोलते हैं इसको। अब जरा एक बात बताओ कि हम यहाँ से अगर टोटल मोमेंटम देखें कि P1 प्लस P2 प्लस P3, तीनों का सम 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, Yes, बोलो? sir. Yes, sir. क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे था, फाइनल भी रेस्ट पे होना चाहिए, मतलब तीनों का मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो इनिशियल क्या है मेरा, 12 जे कैप, 12 जे प्लस 8 × 2 16 आई, सॉरी हाँ आई, प्लस P3 = 0। तो P3 क्या होगा मेरा, -12 जे और -16 आई। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करूं P3 का, तो P3 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। कितना आएगा ये, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये होके आएगा लमसम 144 + 256, 20 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 20 kg/मीटर। m3 को क्या लिख सकता हूं मैं, सॉरी P3 को m3v3 लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो भाई? Yes, sir. m3 अपन को फाइंड करनी है, इंटू V3 4 दे रखा है, =20। तो m3 कितना आ गया, 5 kg आ गया कि नहीं आ गया भाई, Yes, sir. बोलो? तो आपका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका इतना सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन करोगा, फोर्स ऑन अ रॉकेट मूविंग विद वेलोसिटी दिस इज कितने न्यूटन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल ऑफ रॉकेट इज।
ऑप्शन डी कितने बच्चों का है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी वाले हैंड रेज करें। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, बी आया है शालिनी देवी, ओके। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, 3 बच्चों का ऑप्शन ए है, ओके। 5 बच्चों का है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली। देखो भाई, फोर्स ऑन अ रॉकेट मूविंग विद वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी उसने कांस्टेंट दे दी, कितनी? 300 मीटर पर सेकेंड। और फोर्स भी दे दिया उसने कांस्टेंट 210 न्यूटन। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? एम ए, yes या फिर बोलूं कि डीपी ओवर dt डीटी, यही होता है कि नहीं? अब yes डी ओवर डी टी, टी को क्या ले सकते हैं हम? एम वी। देखो यहाँ पे um, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट नहीं है, तो हमारा वेलोसिटी बाहर आ जाएगा, क्या होगा? डी एम ओवर डी टी। इस ये रेट ऑफ मास, इसी को डी एम ओवर डी टी की वैल्यू पूछी है उसने। एफ की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 210 इक्वल टू, या फिर इसको नीचे ले आते हैं, 210 डिवाइडेड बाई 300 इक्वल टू डी एम ओवर डी टी। इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास। डी एम ओवर dt को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ कंजम्पशन बोल दो, चाहे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। तो डी एम ओवर डी टी हमारा आ जाएगा, तो देखो जीरो से जीरो गया, लमसम 0.7, क्योंकि 3 से 21 कितने टाइम्स जाएगा? 7 टाइम्स। yes 0.7 kg पर सेकेंड। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन करो भाई।
ओके, एक बच्चे का आंसर आया है भाई, ओनली एक बच्चे का आंसर। अच्छा एक बात बताओ कि जिस वेलोसिटी से आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो, मान लो h हाइट पे गया, तो क्या वो लौटते टाइम आपके हाथ, आप जब कैच करोगे उसी ऑब्जेक्ट को, क्या वो सेम वेलोसिटी होगी? है भाई, बताओ, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. आपकी वेलोसिटी दोनों टाइम पे सेम होगी। जब आपने ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका, जिस वेलोसिटी से आपने ऊपर की तरफ फेंका है, या फिर जिस वेलोसिटी से, मान लो ये क्या है, बॉल ड्रॉप किया है, जैसे मान लो यहाँ पे ड्रॉप हुआ है और बाउंस टकराने के बाद में ऑब्जेक्ट फिर से उसी हाइट पे पहुंच गया है, मतलब जो वेलोसिटी यहाँ पे थी, मान लो यहाँ पे इनिशियल 0 थी, यहाँ पे जो वेलोसिटी थी मान लो यहाँ पे थी फॉर एग्जांपल v, तो जिस वेलोसिटी से गिरा है उसी वेलोसिटी से गया है ऊपर, तभी उसी हेड तक पहुंच पाएगा। क्योंकि देखो v इक्वल टू होता है मेरा √2gh, √2gh होता है, वो तभी पॉसिबल है जब ये मान लो h हाइट है, तो तभी पॉसिबल है जब दोनों एच हाइट सेम वेलोसिटी से, यहां से गिरेगा इस वेलोसिटी v से टकराया और v से ही ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमें पूछा क्या है इसने, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स। इंपल्स क्या होता है भाई? चेंज इन मोमेंटम होता है कि नहीं? Yes, sir. चेंज इन मोमेंटम यानी कि इनिशियल मोमेंटम माइनस के फाइनल मोमेंटम, या फिर फाइनल मोमेंटम माइनस के इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है मेरा, एम वी माइनस, ये देखो वेलोसिटी डाउनवर्ड है इनिशियल वाली, तो क्या होगा माइनस के एम वी, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2mv हो गया। अब v की वैल्यू निकालनी है हमें, कितनी हाइट से गिराया है उसने, 10 मीटर से। क्या इसमें 10 मीटर डाल दूं इसमें, देखो 2 Yes, sir. इंटू 10 कितना आ जाएगा, 10√2 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई, आई कि नहीं बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. 10√2 आई, मास हमें दे रखा है 0.15, तो 2 इंटू 0.15 इंटू 10√2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा लमसम लमसम 4.2 kg/मीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है Yes, Yes, sir. sir. भाई? ठीक है, इसके बाद टॉपिक है नया। अब टाइम आपने क्वेश्चंस में ज्यादा लगा दिया, तो इसको हम करेंगे कल। ठीक है, इसको कल स्टार्ट करेंगे, तो इसके क्वेश्चन अगर आज नहीं हो पाए तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको हम करेंगे कल। तो अभी करते हैं एंड यहीं पे रैप अप क्लास को, मिलते हैं फिर कल बेटा टाइम से, ठीक है? Yes, sir. Yes, ओके, sir. बाय एवरीवन। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir.